हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्रा धैर्य कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और हम आज फिर से लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। जो बच्चे एसएससी जीडी और अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसमें देखेंगे 20 अच्छे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर के कलेक्शन हैं। वहाँ पर आप समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का एनालिसिस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप बच्चों से निवेदन है कि वीडियो को जल्दी से जल्दी सब तक शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का सभी बच्चे लाभ उठा सकें। और एक बात कि जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं तो उन्हें सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप इसका सलूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए, पहला प्रश्न है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन द्वितीय संस्करण में 10% की वृद्धि तथा तृतीय संस्करण में 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अंकगणित दिग्दर्शन यानी ये किसी बुक का नाम है, उसके मूल्य में द्वितीय संस्करण में 10% की वृद्धि है। इसका मतलब कोई फर्स्ट संस्करण था वहाँ से, यानी कोई पहला संस्करण है, पहले संस्करण से जब हम सेकंड संस्करण में आते हैं तो हमने 10% की वृद्धि कर दी, और द्वितीय संस्करण से जब हम तृतीय संस्करण में जाते हैं तो हमने 20% की वृद्धि कर दी। तो उसने पूछा है कि टोटल बढ़ोतरी बताइए, यानी पहले संस्करण से तीसरे संस्करण तक आपने कितनी वृद्धि कर दी। तो कुछ बच्चे इस सवाल को क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 10% और यहाँ पर 20% इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 30%, जो कि गलत होता है। ठीक है, 30% क्या होगा, गलत हो जाएगा। इनको ऐड नहीं करना है, आपको कुछ इस प्रकार से करना है कि मान लीजिएगा कि पहले वैल्यू कितनी थी, 100 थी। 100 पर आपने पहले कितने परसेंट की वृद्धि की है, 10% की। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 110। 100 पर 10% की वृद्धि करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। फिर इस पे हमने कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है। और इसका जब आप 20% निकालोगे तो 110 का 20% आप निकालेंगे तो ये 22 हो जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, 110 का 20%, तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22। तो अब आप 110 में ये 22 वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 132। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि पहले संस्करण की वैल्यू अगर 100 थी तो तीसरे संस्करण तक आते आते ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132। तो इस हिसाब से पहले से तीसरे संस्करण पे जाते समय आपको कुल कितने की वृद्धि नज़र आ रही है, तो आप कहोगे कि 32% की वृद्धि हो गई है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 32%। इस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव पर्सन के माध्यम से भी लगा सकते हैं, जैसे x + y + xy बटे 100। तो इस मेथड से भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, यानी x की वैल्यू हम 10 रखेंगे और y की वैल्यू हम 20 रखेंगे। तो यहाँ से 10, 20, 10, 30 और यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 2, 30, 2 कितना हो जाएगा, 32। तो इस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किग्रा है, चीनी का मूल्य कितना है, 15 रुपये प्रति किग्रा है। पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तो सेम पिछले जैसा प्रश्न है कि यहाँ पर इस 15 का कोई महत्व नहीं है, इस 15 को आप इंक्लूड करके भी आंसर को लगा सकते हैं और बिना 15 के भी लगा सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि पहले 10% की वृद्धि करी गई, तो यानी मान लीजिएगा कि अगर पहले वस्तु का मूल्य 10 था तो इसमें हमने कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 20% की वृद्धि। तो कोई वैल्यू 100 में जब 20% की वृद्धि होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 120। अब कहा गया है कि फिर इसमें 20% घटा देंगे, तो फिर इसमें हम -20% करेंगे और 20% जब इस वैल्यू को घटा रहे होंगे तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। वैसे अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ से वैल्यू को माइनस कर देंगे, यहाँ से 120 का 20% कितना हो जाता है, 24।
तो आप यहाँ से 24 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 120 में 24 को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, यानी 120 का 20% कितना होता है, 24 होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 96। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 100 था, बाद में चीनी का मूल्य कितना हो गया, 96। यानी इस हिसाब से यहाँ पर चीनी की कमी कितनी हो गई है, 4%। यानी 100 से कितना हो गया है, 96। तो इसका मतलब चीनी का मूल्य कितना हो गया है, 4% की कमी हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाए तो उसके आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आय पे चर्चा करें तो आय बराबर होता है, आय बराबर खर्च इनटू में खपत। ये आय का कॉन्सेप्ट होता है कि आय बराबर क्या होता है, खर्च इनटू में खपत। ठीक है, सॉरी खर्च नहीं होता, ये मूल्य होता है, मूल्य इनटू में खपत, खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो यदि चाय के मूल्य में पहले कितने % की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई और बिक्री में कमी हो गई, तो आप इस सवाल को ऐसे लगा सकते हैं कि पहले 20% की क्या हो गई है, वृद्धि। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो ये वैल्यू 5 से कितनी हो गई है, 6 हो गई है। 5%, 20% की वृद्धि, तो 20% यानी पहले अगर 5 था तो बाद में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ के 6 हो जाएगी। ठीक है, अब सेलिंग में ये तो प्राइस का हो गया, ये क्या हो गया आपका, मूल्य का हो गया, ये मूल्य का हो गया। अब बात करते हैं बिक्री का। बिक्री का मतलब कितना सामान बिका। तो 25% की कमी हो रही है बिक्री में। 25% का मतलब कितना होता है, 25% की कमी यानी 1/4। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। ये वैल्यू 4 से 3। अब आपको यहाँ पर आय निकालना है, तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि पहले वस्तु का मूल्य 4 था तो अभी ये कमी कितने की हो गई है, सॉरी अगर वस्तु का मूल्य पहले 5 था तो इसकी बिक्री कितने की हो रही थी, 4 की। तो इस हिसाब से इनका टोटल आय कितना बनता था, 20। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर वस्तु का मूल्य बाद में 6 रुपये हो गया और वस्तु कितने बिक रहे हैं, 3 बिक रहे हैं, तो इस हिसाब से इनकम कितनी हो जाएगी, 18। तो यहाँ पर यानी कहले का मतलब अगर पहले 20 रुपये की इनकम थी तो अभी इनकम कितने की हो गई, 18 रुपये की। तो आय में प्रतिशत कमी दर्ज करी हुई कितने की, 2 की। कितने पर, 20 पर, और इनटू में 100। ठीक है, तो 20 पंचे 100 और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10%। तो यानी 10% की क्या हो जाएगी, कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इसका मतलब ये कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने % की कमी की जाए। तो देखिए खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है खपत इनटू में मूल्य, यानी एक वस्तु का जो मूल्य होता है ये होता है। ठीक है, अब अगर आपको खर्च अपरिवर्तित रखना है यानी इसको रखना है कांस्टेंट, इसको क्या रखना है, कांस्टेंट। तो इस हिसाब से अब हम क्या करेंगे, अगर खपत को इंक्रीज करेंगे तो मूल्य क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मूल्य को डिक्रीज करते हैं, सॉरी अगर मूल्य को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, अगर मूल्य को इंक्रीज करते हैं मूल्य को, तो इस हिसाब से खपत क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, यानी कहने का मतलब इनका इन्वर्स रेशियो होता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन्होंने बोला गया है कि मूल्य में 25% की वृद्धि करी गई। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले और बाद में। इसका मतलब अगर पहले 4 था तो बाद में ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 मूल्य के मामले में। तो इस हिसाब से अगर हम खपत का देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 4, यानी पहले अगर मूल्य कम था तो ये ज़्यादा कोई वस्तु खरीद पाते थे और अब मूल्य बढ़ गया है तो ये वस्तु क्या कर रहे हैं, कम खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रतिशत कमी, सॉरी प्रतिशत कमी नहीं, क्या पूछा है, हाँ प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी यानी पहले कितना वस्तु खरीदते थे, 5, अब कितना खरीदने लगे हैं, 4, यानी कितने की कमी हो गई है, 1 की, इनटू में 100।
तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 20 पंचे 100। तो इसका मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई है, 20% की, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी हो जाता है, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, पहले यहाँ ध्यान से समझिए कि 100% लोगों में से 5% लोगों ने मत नहीं दिए हैं। 100% लोगों में 5% लोगों ने मत नहीं दिए हैं, तो मत देने वाले कितने हो गए, 95%। 95% मतदाताओं ने क्या दिए हैं, मत दिया है, मत दिया है। ठीक है, यहाँ तक 95% मत दिए हैं। अब कह जा रहा है कि सफल उम्मीदवार 50% मत प्राप्त करता है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, इस चीज़ को समझिए कि सफल उम्मीदवार जो होगा वो यहाँ से यानी 95% का 50% मत प्राप्त नहीं करेगा। रीज़न ये है कि अगर कोई जीत हार में चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर 50-50% लोगों ने मत प्राप्त किया है तो उसमें ना तो कोई जीतेगा ना ही कोई हारेगा। अब ये जो 50% मत प्राप्त कर रहा है ये टोटल मतों से प्राप्त कर रहा है। कितने मतों से, टोटल मतों से। तो 100 का 50% मत कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला, यानी जो जीतने वाला है। अब 50% मत जीतने वाले ने प्राप्त कर लिया है, तो टोटल मत कितने डाले गए थे, 95%। तो जीतने वाले ने 50% मत प्राप्त कर लिए, तो हारने वाला कितना मत प्राप्त करेगा, 45%। हारने वाला कितना मत प्राप्त करेगा, 45%। ठीक है, यहाँ तक ये 95% है। जीतने वाले ने 50% मत प्राप्त किया और हारने वाले 95 में से 50 चला जाएगा तो कितना मत प्राप्त करेगा, 45%। तो यहाँ से हार जीत का जो अंतर आ रहा है वो कितने परसेंट की आ रही है, 5% की। और 5% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2000, यानी 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। तो 1% की 45% की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि हारने वाले उम्मीदवार को यानी पराजित उम्मीदवार को कितना मिलेगा। तो 9 में 5 में अगर 9 का गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45। तो इस हिसाब से यहाँ भी 9 का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18,000, यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हो रहे हैं, 18,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने, यहाँ पर 2 बार टाइप हुआ है, राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। तो देखिए 45% पे कोई व्यक्ति, कोई छात्र पास हो जाता है। एक बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किया और वो फेल हो जाता है, कितने अंकों से, 60 नंबर से। कितने अंकों से फेल हो जाता है, 60 अंकों से। इसका मतलब अगर वो 15% नंबर और प्राप्त कर लेता तो वो ये 60 अंकों से फेल ना हो पाता, क्योंकि वो 45% अंक प्राप्त करता तो पास हो जाता। उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 30%। 15% नंबर कम प्राप्त किया है, इसका मतलब वो 60 अंक कम प्राप्त किया, यानी 15% की वैल्यू कितने के बराबर है, 60 अंकों के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू पता करेंगे तो 15 चौके 60। कुल पूर्णांक होता है 100% का, तो यहाँ से 100% की वैल्यू हो जाएगी 400। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इस परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, तो कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पता कर लेते हैं कि 40% अंक जिन्होंने प्राप्त किया है वो पास होने से कितना अंक अधिक है, 20 अंक अधिक है, यानी इसने 20 अंक अधिक प्राप्त किया है। और जिसने 30% अंक प्राप्त किया है
वह कितने अंकों से फेल हो जाता है? 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी वह 50 अंक कम प्राप्त करता है। अब इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे और ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 10% और 10% की वैल्यू हो जाती है कितनी? 70। ठीक है। आपसे अगर पूर्णांक पूछेगा तो पूर्णांक आ जाएगा 100% और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 700, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। तो पूर्णांक पूछा गया तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? 700। अब पूर्णांक के बाद आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो आप चाहे यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे यहाँ से। तो सबसे पहले अगर हम 40% की वैल्यू कैलकुलेट करें कि 40% कितना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 10% की वैल्यू अगर 70 है तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 280। ठीक है, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है? 70 अंक। 10% का मतलब 70 अंक। तो 10 चौके 40, तो 7 चौके 28, यानी 280। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति 40% अंक प्राप्त किया है वह पास होने से कितना अंक ज़्यादा प्राप्त करता है? 20 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। यानी जिस व्यक्ति ने 280 अंक प्राप्त किए हैं उसने कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किया है? 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किया है। तो एग्जैक्ट उसे कितना अंक चाहिए था? तो आप बोलोगे 20 माइनस कर देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 260। यानी उस व्यक्ति को पास होने के लिए केवल 260 अंक चाहिए था। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दिया गया है कि किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न रखा जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने % की कमी करी जाएगी? तो देखिए, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू में करिस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, यानी संगत ऊंचाई। 1/2 तो कांस्टेंट होता है और एरिया को भी क्या रखा इन्होंने? बोला है कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी ये वैल्यू भी क्या रखनी होगी आपको? कांस्टेंट। अगर ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो अब ये जो बेस होगा वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हाइट के होगा। इसका मतलब आप अभी पिछले क्वेश्चन में देख पाए हो कि अगर हम बेस को बढ़ाएंगे तो हाइट कम हो जाएगा और अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो बेस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब इस सवाल में बोला गया है कि बेस में 10% की क्या करी गई है? वृद्धि। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, यानी ये वैल्यू 10 से कितनी हो गई है? 11। तो इस हिसाब से अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट तो रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है, यानी हाइट कितनी हो जाएगी? 11 से 10 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी इसका। ठीक है, अब आप देखेंगे पूछा गया है कि ऊंचाई में कितने % क्या करनी पड़ेगी? कमी। तो अब आप यहां से लिखेंगे कि प्रतिशत कमी बराबर है, कमी कितने की है? 1 की कमी हो रही, क्योंकि पहले इसकी हाइट कितनी थी? 11, अभी कितनी है? 10। तो कमी कितने की है? 1 की, और वैल्यू पहले कितनी थी? 11, और 1/11 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 सही 1/11%। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शहर में 60% हिंदू, 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमान की संख्या 3000 है तो ईसाइयों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, 100% में 3 लोग हैं, यानी हिंदू हैं, हिंदू 60% हैं, फिर मुसलमान हैं, मुसलमान कितने हैं? 15%, और टोटल कितने हो गए? 75। तो यहाँ से 25% लोग कौन हो जाएंगे? 25% लोग ईसाई हो जाएंगे। ठीक है, ईसाई कितने हो जाएंगे? 25%। क्लियर है यहाँ तक? अब आपसे बोला गया कि यदि मुसलमानों की संख्या 3000 है, यानी कहने का मतलब ये है कि 15% की वैल्यू कितनी है? 3000। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, कितनी हो जाएगी? 200। और पूछा गया ईसाइयों की संख्या कितनी है, तो ईसाइयों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 25%। तो यहाँ से आप पता कर लोगे कि 25% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लिखोगे 25 इंटू में 200। तो 25 दूनी 50 और ये 2 जीरो अपनी तरफ से, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 5000, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है,
यदि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए अब प्रतिशत बचत क्या होगी। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको मैं आपको एक बार डिटेल मेथड से समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आय का मतलब क्या है, क्या बोला जा रहा है, दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यानी इसने जो खर्च किया है वो कितना किया है, 80%। कैंसिल करेंगे, 20 चौके 80, 20 पंचे 100। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर बचत, यहाँ पर खर्च और यहाँ पर आय। तो आय इनकी हो जाएगी 5 और खर्च कितनी हो जाएगी 4। तो इस हिसाब से बचत कितनी हो जाएगी 1। ये डबल जीरो हम अपने मन से बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू अपने मन से बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब बोला गया कि आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ से आय के लिए अगर आपको देखा जाए तो आय के लिए 16 सही 2/3% की वृद्धि यानी 1/6 की वृद्धि करनी है। ठीक है, और फिर बोला गया खर्च में कितने % की वृद्धि करनी है, तो खर्च में वृद्धि करनी है 37 सही 1/2, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8। ठीक है, तो खर्च हो जाएगा कितना 1/8 और आय कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी। क्लियर है। अब इस सवाल में क्या करना है कि ये जो वैल्यू जैसे खर्च का 1/8 निकल जाएगा, लेकिन आय का 1/6 नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये वैल्यू 6 से कैंसिल नहीं होती है। तो आप एक काम करिएगा, इस पूरी वैल्यू में 6 से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 से। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6 पंचे 30 यानी 3000, ये हो जाएगा 2400 और ये हो जाएगा कितना 600। ठीक है, अब आय में क्या कहा जा रहा है कि आय में वृद्धि करनी 1/6 की। तो अब आप इसका क्या निकालोगे 1/6, इसका 1/6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 500। इसका 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 500 हो जाएगा। ठीक है, और खर्च में क्या करना है, खर्च में 1/8 की वृद्धि करनी है। तो इसमें 1/8 करेंगे तो इसका 1/8 वैल्यू निकालेंगे तो 8 त्रिक 24 कितना हो जाएगा 300। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यू आय कितनी आ रही है 500, खर्च कितना हो गया 300, तो बचत हमें कितनी करनी पड़ेगी 200। कितनी बचत करनी पड़ेगी 200। तो अब हम देख रहे हैं कि बचत हमारी क्या जा रही है, प्लस में जा रही है। किस में जा रही है, प्लस में, क्योंकि माइनस नहीं है। 300 में हमें 200 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और अगर जोड़ना पड़ेगा इसका मतलब बचत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इस हिसाब से बचत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 200 की वृद्धि है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बचत में प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि कितने की है 200 की, कितने पर 600 पर, तो 600 और गुणे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये कैंसिल, सॉरी, और ये 100 और 2 तिहाई 6। तो यानी ये हो गया 100/3%, जो कि वैल्यू कितने के बराबर है 33 सही 1/3% के। यानी ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 33 सही 1/3%, यानी नन ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संख्या x का 50%, संख्या x के 35% से 39 अधिक है, तो x का 120% बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि 50% 35% से कितना ज़्यादा है 39। तो ये वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे, 50 में से 35 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 15%। 15% की वैल्यू कितनी है 39। आपसे पूछ रहा है कि 120% की वैल्यू बताइए, तो 120। तो यहाँ पर 15 में कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 8 का, तो 15 अट्ठे 120। तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 9 72 की 2 हासिल 7 आ जाएगा, और 8 त्रिक 24, 24 7 31। तो आंसर कितना हो जाएगा 312, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक टोकरी में 550 आम रखे हैं, यदि उनमें से 20% आम खराब हो जाएं तो अच्छे आमों की संख्या बताइए। ठीक है, तो 550 आम में 20% आम खराब हो गए तो अच्छे आम कितने बचेंगे? 80%। तो 80% की वैल्यू पूछा है, 0 से 0 कैंसिल, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, यानी 440 आम उसके क्या होंगे? अच्छे होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है ये सब। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या x को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर प्राप्त नए को 30% बढ़ाया गया, x में कुल कितनी वृद्धि हुई? तो मान लीजिएगा कि पहले वो संख्या x जो थी वो 100 थी, इसमें पहले हमने कितना बढ़ाया है? 20%। तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। अब कह रहा है कि आप इसमें फिर से 30% बढ़ा दो, तो 120 का 30% जो होगा है 39 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 36। तो इसमें 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 156। तो 100 से 156 हो गया, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 56% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप इसमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 ये फार्मूला भी लगा सकते हो, यानी 20 धन 30 धन 20 गुणे 30 बटे 100। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 2 3 6, 30 20 50, 50 धन 6, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 56%। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड है और ये आपका फर्स्ट मेथड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सेब की एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं और अच्छे सेबों की संख्या 144 है, तो टोकरी के कुल सेब ज्ञात कीजिए। देखिए 36% अगर खराब है, 36% क्या है? खराब है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 64% क्या है? अच्छे हैं, क्योंकि 100 में से 36 क्या हो गया? खराब हो गया, तो 64% क्या हो जाएंगे? अच्छे हो जाएंगे। तो 64% की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है? 144। तो टोकरी के कुल सेबों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है कि टोकरी के कुल सेबों की संख्या आप बताइए। तो ये वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं, 16 से 16 चौके 64 आ जाएगा, और 16 से ये वैल्यू कैंसिल कर देंगे तो 9, 16 9 या 144। तो 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई। तो कुल सेब आपसे पूछा है, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 4 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 25 का, तो 25 चौके 100। इसी हिसाब से 9 में भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 25 का। 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, यानी टोकरी में कुल कितने सेब थे? 225, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश एक नारियल विक्रेता है, उसने एक ट्रक में 60% नारियल बेच दिए, अब उसके पास 550 नारियल बचे हैं, वह प्रारंभ में कितने नारियल बेचने के लिए आया था? यानी उसके टोटल नारियल की संख्या पूछ रहा है। 60% नारियल बेच दिए हैं, तो यानी कहने का मतलब 40% नारियल उसके पास बचे हैं, जो कि कितने के बराबर है? 500 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ 10 से कैंसिल कर लीजिएगा, सॉरी हाँ 10 से कैंसिल कर लीजिएगा, 10 चौके 40, और इसको कैंसिल करेंगे 10 बचे 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर या 0 से 0 ऐसे भी कैंसिल कर सकते थे। अब आपको निकालना है 100% की वैल्यू, तो इसमें कितने का गुणा करेंगे? 25 का, तो 25 चौके 100। तो इसमें भी कितने का गुणा करेंगे? 25 का, तो 25 पंचे 125, यानी 1250 नारियल उसके पास पहले से थे। तो आई थिंक सही है, 25 25 125, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, तो विनोद की तनख्वाह अमित की तनख्वाह से कितने % कम है? तो देखिए 50% अधिक है, 50% का मतलब 1/2। तो अब आप ये बोल सकते हैं कि अगर अमित की तनख्वाह 2 है, तो सॉरी अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, यानी अगर यहाँ पर अमित और यहाँ पर विनोद, तो अमित की तनख्वाह विनोद की तनख्वाह से 50% अधिक है, यानी विनोद की तनख्वाह अगर 2 होगी तो अमित की तनख्वाह कितनी होगी? 3 होगी, 50% अधिक है। तो विनोद की तनख्वाह अमित की तनख्वाह से कितने % कम है?
तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिशत कमी। तो विनोद की तनख्वाह अमित की तनख्वाह से पूछा गया, तो अमित की तनख्वाह 3 है और कितने की कमी है, 1 की, तो यानी 1/3 ये हो जाएगा 33:1/3%। इतने की कमी है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव में पंचायत का चुनाव हुआ जिसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला, लेकिन वह 100 वोटों से हार गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 100% में एक ने प्राप्त किया 40% और दूसरे ने कितना प्राप्त किया है, 60%। तो इस हिसाब से 20% की गैपिंग है, और ये 20% का मतलब कितने वोटों से हार गया, 100 से। तो यानी 20% का मतलब कितना हो गया, 100। तो आपसे पूछा है वोटरों की संख्या, किसकी संख्या, वोटरों की, और ये होते हैं 100%। तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 20 पंचे 100, तो 100 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, तो यानी वोटरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 500। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान से प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदा शहर की जनसंख्या 4 लाख है, प्रतिवर्ष इसमें 5% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष के अंत में मालदा की जनसंख्या कितनी होगी। तो 4 लाख जनसंख्या थी और 5% की वृद्धि हर साल हो रही, यानी पहले साल 5%, फिर दूसरे साल 5%। तो इस हिसाब से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी आ गया 40 इंटू में 105 इंटू में 105। तो पहले 105 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 40 ये हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई यानी 25 हो जाएगा, और ये 105 में 5 जुड़ जाएगा यानी 110। ठीक है, अब 40 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 पंचे 20 की 0 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल, 4 पंचे 20 की 0 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल 1, फिर 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये हो जाएगा आंसर, यानी 411000, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, तियासा अपनी आय का 20% रूम रेंट में, 15% खाने पर, 20% कपड़े पर, 20% पढ़ाई पर, 5% मनोरंजन पर खर्च करके 1000 बचत कर लेती है। यानी 20% प्लस 15% प्लस 20% प्लस 20% प्लस 5%। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो उसने खर्च कितने कर लिए हैं, 20, 20 40, 20 तियाईं 60 और 15 5 20, यानी 80%। उसने 80% क्या कर लिए हैं, खर्च कर लिए हैं, और 20% की क्या कर लेती है, बचत। और ये बचत कितने के बराबर है, 1000 के। तो 20% की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 के। तो आपसे पूछा तियासा की आय, तियासा की आय 100% है, सॉरी कितने परसेंट है, 100%। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन गलत हो गया। तो ये हो जाएगा 5000। तो आई थिंक आंसर सब में ये यहाँ पे ये 1 नहीं होना चाहिए। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो। तो ऑप्शन नंबर हम सी मान के चलते हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चों के लिए 20 रुपये हो तो 10% दर्शकों ने निःशुल्क पास मिला। तो मेले में कितने बच्चे थे, ये आपको बताना है कि मेले में कितने बच्चे थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मेले में कुल कितने दर्शक पहुँचे थे, 35। तो 35,000 का कितने लोगों ने, 10% दर्शकों से शुल्क नहीं लिया गया, यानी शुल्क देने वाले कितने थे, 90%। तो शुल्क देने वाले थे 90%, तो ये वैल्यू कट गई, तो ये जीरो 9 पचे 45 की 5 हासिल 4 9 त्रिक 27 4 31, यानी इतने लोग शुल्क दे वाले हैं। ये कितने, ये कौन है, ये शुल्क देने वाले हैं। ठीक है, शुल्क देने वाले। अब बोला गया यदि
प्रत्येक वयस्क से 40 रुपया लिया जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें से कुछ वयस्क हैं और कुछ क्या हैं, बच्चे हैं। अच्छा, कुल पैसा इन्होंने कितना लिया है? कुल पैसा इन्होंने लिया है 954 टाइम 0। ठीक है, इतने रुपए इन्होंने लिए हैं। वयस्क से कितने रुपए लिए हैं? 40, और बच्चों से कितना लिया है? 20। तो इसे बोलते हैं मिनिमम सेटिस्फैक्शन मेथड। ठीक है, इसे बोलते हैं मिनिमम सेटिस्फैक्शन मेथड। तो आप ऐसा कैलकुलेट करो कि वयस्क से 40 रुपये लिया और बच्चे से 20 रुपये लिया। अगर ये बच्चों से भी 20 रुपये ही लेता, यानी ये कितना लेता? वयस्क से 20 + 20। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये बच्चे से भी 20 रुपये लिया है और वयस्क से भी कितना रुपए लेता? 20 ही रुपये लेता, यानी 40 रुपये ना लेता, दोनों से 20-20 रुपये लेता, तो हम ये बोल सकते थे कि ये 31,500 में सबसे 20 रुपये लेता। तो टोटल इसको कितना प्राप्त होता? ये 0, 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1, 2 एकम 2 1, 3 और 2 तिहाई 6, यानी 63 4 टाइम 0। तो ये हो जाता कितना? तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 63 4 टाइम 0, तो 0 0 0 0 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। क्लियर है? तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, एक चीज़ समझना है कि हमें टोटल कितनी वैल्यू कमानी थी? 9,50,000 और हमने वैल्यू कितनी प्राप्त की है? 6,30,000। तो यहाँ पर वैल्यू कम हो गई है। कितनी वैल्यू कम हुई है? 3,20,000 रुपये वैल्यू कम प्राप्त हुई है। ये वैल्यू क्यों कम प्राप्त हुई है? क्योंकि आपने एक वयस्क का कितना रुपये नहीं काउंट किया है? 20 रुपये। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक वयस्क का हमने 20 रुपये नहीं काउंट किया है तो ऐसे कितने वयस्क रहे होंगे? n वयस्क रहे होंगे, और n वयस्कों में से हमने कितना? 324 टाइम 0। तो n की वैल्यू जब आप काउंट करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 16,000। यानी कुल मिलाकर कितने वयस्क हो गए? 16,000। ये क्या आ गए आपके? वयस्क। अब आपको निकालना था बच्चे। तो बच्चे निकालने के लिए आप 131,500 में से क्या करेंगे? 16,000 की वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों की संख्या आ जाएगी 5 और ये हो जाएगी 11, यानी 5 और 2 में से 1 गया 1, यानी ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी 15,500। 15,500 बच्चे क्या हैं? 15,500, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15,500। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। इसे मिनिमम सेटिस्फैक्शन मेथड बोलते हैं और ये लगभग कई सवालों में, जैसे वो क्वेश्चन जिसमें सिर पैर की गणना करने वाले प्रश्न होते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी ये मेथड लगता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। आप इस सवाल को 1 से 2 बार देखिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा ज़रूर, तो हम इसे दोबारा एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर परसेंटेज का ही एक पार्ट लेंगे और आपको ये कंटिन्यू प्रैक्टिस मिलती रहेगी। धन्यवाद।